नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका जिला आपकी खबर में। हरियाणा में युवा अब 21 साल की उम्र में शराब की बिक्री कर सकते हैं। दरअसल राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से कम कर दी गई है। हरियाणा ने बुधवार को अपने आबकारी कानून में संशोधन करते हुए शराब के जो बेचने की उम्र थी उसको घटा दिया है। तो 25 वर्ष से इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 को बदलाव के साथ विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। करनाल के नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसकी जानकारी दी है। सीएम ने साफ किया कि इसका उद्देश्य नशे को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। के अंदर एक मुहिम चली है इस प्रकार की, क्योंकि ध्यान में ये आया है कि चाहे इसका वैधानिक तौर पर कुछ भी था, लेकिन ध्यान में ये आता है कि उससे नीचे भी सब लोग अपने हिसाब से चोरी करके या एक दूसरे का आड़ लेकर के सब काम करते थे। इसलिए उस विषय को ठीक करने के लिए अब ये चलाया है, क्योंकि राइट टू जॉब एक प्रकार से वो 21 साल के 18 साल के लोगों को भी मिल जाता है। वो लोग काम करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कंपनियों में वैसे लोग लगे हुए हैं। उस कानून के कारण से 25 साल का कोई भी इससे नीचे का व्यक्ति कोई अपना काम नहीं कर सकता था, कोई व्यवसाय नहीं कर सकता था और कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था। पीने वालों के ऊपर भी रोक लगती नहीं थी। 25 साल के नाते से वो 21 साल वाले भी अपने हिसाब से पीते करते थे। और बाकी स्टेट्स ने, लगभग 16 स्टेट्स ने पहले से इसमें संशोधन कर लिया था, इसलिए उस संशोधन को हमने किया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने यहां अनाज मंडी में नशा मुक्ति कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा सीएम वाल्मीकि भवन भी पहुंचे और नए बने हॉल का उद्घाटन किया। वहीं सीएम ने नीलोखेड़ी में महिला कॉलेज में आयोजित समारोह में भाग लिया और जनसभा को भी संबोधित किया। इन्होंने एक मुहिम चलाई है। हालांकि ये मुहिम इनके साथ एक व्यक्तिगत रूप से बहुत जो इनकी हानि हुई, इनके बेटे जो शराब के नशे के कारण से ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसी में से इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे समाज में एक जागरूकता पैदा करना है कि नशे से दूर कैसे रखा जाए, खास करके नई पीढ़ी को। तो नशा मुक्ति आंदोलन इन्होंने कार्यक्रम चलाया है। उसके अंतर्गत आज करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और वास्तव में ही ये नशे का जो एक चल पड़ा है एक प्रकार से प्रचलन, और ये मैं देख रहा हूं कि पिछले वर्षों में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इसका तथ्य सामने आ रहे हैं, जो उसमें से हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। इसमें कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। तो हमने भी ये तय किया है कि इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में या संस्थाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में, सब जगह और नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया जाएगा। तो ये सारे देश के अंदर एक मुहिम चली है इस प्रकार की, क्योंकि ध्यान में ये आया है कि चाहे इसका वैधानिक तौर पर कुछ भी था, लेकिन ध्यान में ये आता है कि उससे नीचे भी सब लोग अपने हिसाब से चोरी करके या एक दूसरे का आड़ लेकर के सब काम करते थे। इसलिए उस विषय को ठीक करने के लिए अब ये चलाया है, क्योंकि राइट टू जॉब एक प्रकार से वो 21 साल के 18 साल के लोगों को भी मिल जाता है। वो लोग काम करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कंपनियों में वैसे लोग लगे हुए हैं। उस कानून के कारण से 25 साल का कोई भी इससे नीचे का व्यक्ति कोई अपना काम नहीं कर सकता था, कोई व्यवसाय नहीं कर सकता था और कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था। पीने वालों के ऊपर भी रोक लगती नहीं थी। 25 साल के नाते से वो 21 साल वाले भी अपने हिसाब से पीते करते थे। और बाकी स्टेट्स ने, लगभग 16 स्टेट्स ने पहले से इसमें संशोधन कर लिया था, इसलिए उस संशोधन को हमने किया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नशे को बढ़ावा देना। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्मवीर सैनी के पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने उनके घर पहुंचे। इस समय मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार मोर, जींद बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जुलाना विधायक अमरजीत, पार्टी के जिला महासचिव सुखदीप बवाना और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने बीजेपी नेता कर्मवीर के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया।
वह विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शीतकालीन सत्र की समाप्ति को लेकर औपचारिक जानकारी दी। स्पीकर ने बताया कि सत्र में कुल 8 विधेयक पास किए गए हैं। विधायकों के 206 सवालों के जवाब भी दिए गए। इसके साथ ही 4 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। शीतकालीन सत्र है, कल उसका समापन हुआ है और इस शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें हुई और उन 4 बैठकों में कुल समय जो है 19 घंटे 53 मिनट 53 मिनट्स का जो समय है, ये कार्रवाई चली है। इसमें कुल 8 विधेयक पास किए गए। तारांकित प्रश्न जो 206 स्वीकृत हुए थे, उसमें से 80 तारांकित प्रश्न इस कार्यवाही में लगे थे, जिनमें से 50 का उत्तर जो है वो विधानसभा के पटल पर ओरल तरीके से डिस्कस हुआ। अतारांकित प्रश्न जो है 28 सदस्यों के 143 थे। उन सभी अतारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है वो लिखित रूप में सभी सदस्यों को भेज दिया गया। जो 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई है, एक दिन क्योंकि एक प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव था, जिस दिन स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है उस दिन कॉल अटेंशन मोशन नहीं होता, तो उस दृष्टि से ये कार्यवाही जो है, जो हमने कॉल अटेंशन मोशन है उनको लिया। सभी के सभी सदस्यों को बोलने का अवसर शायद ये विधानसभा की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि लगभग सभी सदस्य अपनी बात रख सकें। हमारा शुरू से ये प्रयास रहा है कि जो सदस्य चुन करके आए हैं उनको बोलने का मौका अधिक से अधिक दिया जाए। वहीं किसान दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हिसार में आयोजित उत्तम खेती उन्नत किसान कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनका जिला उपायुक्त एसपी और HAUVC से फूलों के गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्नत किसानों को भी सम्मानित किया। चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में हिंदू जन जागृति समिति ने अपनी मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा अगर सरकार दिवाली पर पटाखे चलाने पर बैन लगा सकती है तो फिर क्रिसमस और नए साल पर भी पटाखे जलाने पर बैन लगना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा नववर्ष उत्सव के नाम पर राज्य में होने वाले कार्यक्रमों को रोका जाए, क्योंकि 31 दिसंबर की रात को धूम्रपान मादक पदार्थों का सेवन ज्यादा किया जाता है, जिसके कारण सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इस कारण देश की युवा पीढ़ी नैतिकता की दृष्टि से पतन की ओर जा रही है। इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर सामाजिक व्यवस्था और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाए। देख रहे हैं दिल्ली NCR क्षेत्र में, गुड़गांव में विशेषकर ओमिक्रॉन के भी अनेक केसेस पाए जा रहे हैं और कोविड का जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 25 और 31 दिसंबर पर होने वाली अत्यधिक मद्यपान की बिक्री को रोका जाए। इस समय पर जो न्यू ईयर पार्टीज और क्रिसमस पार्टीज होती हैं, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा आते हैं, उन पर भी रोक लगाई जाए, ऐसी मांग हमने इस ज्ञापन के माध्यम से की है। आज हिंदू जन जागृति समिति की ओर से एक ज्ञापन SDM महोदया को यहाँ पर दिया गया है और हमारी आशा है कि इसके विषय में एक स्ट्रिक्टेस्ट ऑर्डर्स जो हैं वो निकाले जाएं। वहीं महम के गांव सैमाण से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव सैमाण में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने
सिलाई का काम करने वाले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना को आपसी रंजिश के तहत अंजाम दिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। चलिए बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में 15 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया। खबर के मुताबिक छत पर एक साथ सोने के लिए 3 दोस्त गए थे, तो वहीं तीनों दोस्तों का अचानक झगड़ा हो गया, जिसके बाद 2 दोस्तों ने मिलकर 15 साल के सूरज के साथ पहले मारपीट की और बाद में उसे छत से नीचे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, 15 साल के युवक को छत से नीचे फेंका गया है और छत से नीचे फेंकने के बाद उस 15 साल के युवक की जान चली गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों पर ही युवक की हत्या का आरोप लगा है। चलिए बात करेंगे करनाल की। करनाल की नई अनाज मंडी में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं दी गई है। किसानों ने बताया खाद के ट्रक तो आए, उन्हें टोकन भी बांट दिए गए, लेकिन खाद नहीं दी गई। इस बात से नाराज किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। हरियाणा में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश में 2 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। नए वेरिएंट का पहला मामला करनाल में मिला, तो वहीं फरीदाबाद में दूसरे मामले की तस्दीक हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं फरीदाबाद से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। फरीदाबाद में मिले ओमिक्रॉन के मामले के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिले में बिना मास्क के घूमने वालों के चालान काटना शुरू कर दिया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस अभियान को चला रहा है और इस अभियान के तहत वीरवार को 20 से ज्यादा लोगों के चालान किए गए। लोगों के चालान इसलिए किए जा रहे हैं ताकि लोग ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहें। चीफ फार्मेसी अफसर हूँ जिले का स्वास्थ्य विभाग में, और सरकार ने जो है ना कोरोना ओमिक्रॉन वायरस दोबारा से आ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए जो सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं उसमें हर आदमी को डिस्टेंस मेंटेन करनी, मास्क लगाना जरूरी है। उसी की आदेश की पालना में पहले डॉक्टर जयंता उज्जा जी थे, वो सीएमओ कैथल चले गए बन के, उसके बाद मुझे नोडल अफसर बनाया गया है और उसकी आदेशों की अनुपालना में हम जो लोग बगैर मास्क के स्थानों में घूम रहे हैं या तो वो बीमारी किसी से लेके जाएंगे अगर उनको नहीं है, और अगर उनको बीमारी है तो दूसरों को फैला के जाएंगे। उसकी रोकथाम के लिए ताकि जनता स्वस्थ रहे और सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो सफल हो सके, उस कड़ी में हम जो है बगैर मास्क के लोगों को चालान जो है ना काटने सरकार के आदेश हैं। चलिए अब बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। दरअसल जिले में बुधवार को 7 केस सामने आए हैं, जिसमें से 4 स्कूली छात्र संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे स्कूल की सैंपलिंग और 4 स्कूली छात्रों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक रैंडम सैंपलिंग के दौरान मामले सामने आए हैं। देखिए, आज अगर हम बात करें 22 तारीख में, आज अंबाला जिला के अंदर 7 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और इस तरह से कुल मिलाकर 9 केस हो चुके हैं। 2 जो पहले केस हैं, और अगर हम 7 केस की बात करें जो आज रिपोर्ट हुए हैं अंबाला जिला में, तो उसमें जो है ना 4 जो है स्कूली छात्र हैं। और जिस तरह से मतलब प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में और वर्दी सिविल सर्जन साहब और डीसी साहब की जो अध्यक्षता के अंदर हमारी जो टीमें हैं वो कम्युनिटी सर्विलांस कर रही हैं, जिसके अंदर हम रैंडमली कम्युनिटी में जाकर चेकिंग कर रहे हैं हमारी टीमें। तो उसी के अंतर्गत जो है एक स्कूल में भी सैंपल लिए जा रहे हैं, सभी ब्लॉक्स में जो अवेलेबल है।
चलिए बात करेंगे सिरसा की। सिरसा कोर्ट में वकील के साथ पुलिसकर्मी की हाथापाई को लेकर चौथे दिन भी वकील हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान वकीलों ने सिरसा बार एसोसिएशन के बैनर तले सेशन जज के रूम के बाहर धरना दिया। इस अवसर पर वकीलों ने सेशन जज और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वकीलों का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी गुरमीत कौर ने उसके साथी वकील ठाकुर जांगड़ा का कॉलर पकड़ लिया था। वकीलों का कहना है कि जब तक महिला पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज नहीं होता, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। चलिए बात करेंगे यमुनानगर की, जहां पर नगर निगम ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है। सोमवार को निगम ने जहां मुकारमपुर से अवैध कब्जे हटाए, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की टीम ने तेजली स्थित पिछड़ा वर्ग की धर्मशाला को कब्जा मुक्त कराया। जहां नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया, लोगों की ओर से किए गए अवैध कब्जों का हटाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहीं तोमर ने चेतावनी देते हुए कहा, जो लोग जमीन पर अवैध कब्जे किए हुए थे, स्वयं ही कब्जा हटा लें, नहीं तो निगम की ओर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं रतिया फतेहाबाद रोड से गांव भरपूर तक बनी सड़क टूटने पर ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। बता दें कि इस सड़क को लोक निर्माण विभाग ने 98 लाख रुपए की लागत से 1.5 महीने पहले ही बनवाया, लेकिन सड़क अभी से टूटने लगी है। सड़क टूटने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क में घटिया सामग्री लगाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नाराज ग्रामीणों ने सीएम विंडो और विजिलेंस विभाग को इस मामले में जांच भी करने के लिए कहा है, तो विभाग इस मामले की जांच करे, इस तरह की मांग भी की गई है। समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने की भी चेतावनी दी है, जबकि विभाग के अधिकारियों ने कहा, सड़क की गारंटी 4 साल है और अगर सड़क में खामियां हुई तो उस ठेकेदार से दोबारा सड़क दुरुस्त कराई जाएगी। चलिए बात करेंगे बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ की सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस दस्ते अभियान चलाए हुए हैं। तो ट्रैफिक पुलिस दस्ते ने संयुक्त अभियान चलाया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने रेलवे रोड पर फुटपाथों पर अवैध रूप से रखे सामान को जब्त किया। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों के 1-1 हजार रुपए के चालान भी किए। नगर परिषद के कर्मचारियों ने फुटपाथों पर अवैध रूप से खड़ी की गई रेहड़ी और अन्य दुकानों के सामान को भी हटाया। अचानक पहुंची टीम को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मौके पर कई दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन टीम ने कार्रवाई अपनी जारी रखी। आगे भी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। बहादुरगढ़ में चौक चौराहे पे ये रेडी फट्टे वाले ज्यादा अतिक्रमण किए हुए हैं। दुकानदारों से बार बार अपील की जा रही थी, 2 दिन से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी। आज कमेटी नगर पालिका भादों के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है, जिसमें कमेटी द्वारा चालान काटे जा रहे हैं और सबको बार बार अवेयरनेस किया जा रहा है। अब तक माननीय पुलिस अधीक्षक श्री वसीम अकरम के दिशा निर्देशानुसार नो पार्किंग के भी मोटर व्हीकल के तहत चालान किए गए हैं और अतिक्रमण हटवाया। वहीं स्कूल कॉलेज जाने के लिए बसों की कमी को लेकर कालांवाली ने छात्रों ने सिरसा बस स्टैंड में जीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बस स्टैंड पुलिस चौकी ने स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। इसके बाद नाराज छात्र बस स्टैंड परिसर में धरने पर बैठ गए। छात्रों ने बताया, कालांवाली में स्कूल कॉलेज जाने के लिए बसों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। छात्रों ने जल्द बस की व्यवस्था करने की मांग की है। पूरा मामला ये है सर, हम बसें आ रही हैं सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है। सर्दी का टाइम है, बच्चे लटक लटक के बाहर आ रहे हैं बुरी तरह से और बसों की कमी है हमारे रूट पे। तो हम बोले कुस्सर से एक बस लगाई जाए स्पेशल, जो सुबह जाए यहाँ से और कुस्सर से वापस आ जाए। एक्चुअल समस्या ये है कि जी पहले कालांवाली से पिंक बस चलती थी। अगर वो पिंक बस द्वारा शुरू हो जाती है तो कालांवाली से कम 40-50 लड़कियां जो आती हैं वो आसानी से आ सकती हैं जी।
और उसमें क्या फ़ायदा होगा जी, जो रोडवेज बस कालांवाली से चलती है, सामान्य रोडवेज बस है, तो उसमें जगह खाली बच जाएगी और जो गाँवों के बच्चों को परेशानी आ रही है वो नहीं आएगी, क्योंकि वो 50 लड़कियों से वो 50 बच्चे जो गाँव के चढ़ते हैं वो रह जाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से चढ़ सकते हैं जी। वहीं यमुनानगर जिले में नशे के व्यापार और खरीद फरोख्त पर शिकंजा कसने के लिए जिला अधीक्षक कमलदीप गोयल ने मुहिम चलाई है और अधीक्षक कमलदीप गोयल के नेतृत्व में यह मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यमुनानगर के बाडी माजरा तीर्थनगर से एक महिला को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। महिला की पहचान टिपरिया निवासी मीनाक्षी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि मीनाक्षी लंबे समय से नशे की तस्करी में लिप्त है। उसका पति नशे की तस्करी के आरोप में जेल में बंद है। कल हमारी टीम को मुखबरी मिली थी कि मीनाक्षी नाम की औरत जो है ना बाडी माजरा तीर्थनगर की रहने वाली है, तो काफ़ी समय से स्मैक का धंधा कर रही है, जो इसे और आज भी वो स्मैक लेकर के आ रही है। जो इस सूचना पर एक टीम गठित करके उसको 10 ग्राम स्मैक सहित काबू किया और मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार। वहीं अंबाला कैंट बस स्टैंड के अंदर चल रही खान पान, हेयर ड्रेसर समेत कई दुकानों को किराया न देने के चलते सील कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक किराया न देने पर इन दुकान को खाली करवा दिया गया है। दुकानदारों का कहना है कोरोना काल के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान का किराया बकाया था, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन है, जबकि दिसंबर और जनवरी का एडवांस किराया दिया हुआ है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं कोहरे को देखते हुए सड़क हादसे न हो, इसको लेकर आरटीए विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। इसके लिए एक अभियान भी चलाया जा रहा है। डीटीओ खुद अपनी टीम के साथ सड़कों के किनारे खड़े पेड़ों पर, सड़क पर चल रहे वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम कर रही है। आरटीए विभाग ने जगाधरी से बिलासपुर रोड के करीब 13 किलोमीटर के एरिया में खड़े हुए पेड़ों, बिजली के खंभों, मोबाइल टावर्स पर इन सभी पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई है। इसके साथ ही सड़क पर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बड़े वाहनों और मोटरसाइकिल, कार सभी पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। डीटीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए कि वह कोहरे के सीजन में सावधानी से वाहन चलाएं, सड़क सुरक्षा के नियमों का भी पालन करें। वहीं घरोंडा की धर्मवीर कॉलोनी में अवैध मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। मौके पर पहुंची टीम ने भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की है। टीम को शिकायत मिली थी कि एक मकान में अवैध ढंग से अंग्रेजी दवाइयां रखकर बेची जा रही थी। बरामद की गई दवाइयों की कंपनी और एक्सपायरी डेट जांच की जा रही है और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। स्टॉक में मौजूद किसी भी दवाई का पक्का बिल मौके पर बरामद नहीं हुआ है। करीब 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई में सभी दवाइयों की गिनती के बाद इसे सील किया गया है। बिल्कुल इलीगल दवाइयां हैं। मनोहर लाल हमें मौके पर मिला, जिसका ये घर है। उसने बताया कि उसके बेटे की दुकान है पानीपत में और ये उसी की दवाइयां हैं, जो कि जिसके आने पर ही आगे आगामी कार्रवाई जो है पूछताछ उससे की जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, एक दायरा है जिसके अंदर विभाग लाइसेंस जारी करता है, उससे बाहर जो भी दवाई है वो विदाउट लाइसेंस है, अवैध है। आज एक गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ घरोंडा में क्राइम पुलिस नारकोटिक की जो है और हमारी एफडीए की टीम ने छापा मारा है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी दवाइयां प्राप्त हुई हैं, तो जो कि इसके पास लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये जो दवाइयां सारी हैं ये डॉक्टर की पर्ची पर एक रिटेल सेल ड्रग लाइसेंस लेकर बेची जा सकती हैं। जी, तो जो दवाइयां बरामद हुई है उन्हें जब्त किया जा रहा है, क्या किया उनको सारी दवाइयों को जब्त करके कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी कस्टडी ऑर्डर लिए जाएंगे।
चलिए, आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। बड़ा हो जाएगा